स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके कुछ बेसिक सब टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा ना ये जो डिस्कशन का सेशन होगा ये हमारा थोड़ा जल्दी होगा और काफ़ी ब्रीफ इसमें डिस्कशन है। तो आप ये मत टेंशन लीजिएगा कि कोई एस्पेक्ट छूटेगा कि हाँ, लेकिन डीपली हम इसमें बहुत नहीं जाएंगे। बहुत ही इजीली ऐसी चीज़ों को यहाँ डिस्कस कर लेंगे जो एक बार में दिमाग में बैठे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। सबसे फर्स्ट जो चीज़ है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली कुछ भी नहीं है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के अंदर सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स के साथ हम डील करते थे। मैक्रो में अगर हम उन्हीं सिंगल इंडिविजुअल्स को मिला दें और टोटलिटी में लेकर के आ जाए तो वो मैक्रो का एस्पेक्ट आ जाता है। अब हम वो नेशनल लेवल पर लेकर के जाते हैं तब हम मैक्रो से डील करते हैं। जब हम माइक्रो मीन सिंगल इंडिविजुअल, एक कस्टमर की डिमांड, सप्लाई, इन प्रोड्यूसर की सप्लाई। अब ये होता क्या है कि एक एक सिंगल एस्पेक्ट से जब आप स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन अगर हम टोटलिटी में इन इकोनॉमी, पूरी होल इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो के अंदर जाते हैं। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें एग्रीगेट्स या टोटलिटी के ऊपर फंक्शन उसका पूरा डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के अंदर भी जो एग्रीगेट हैं, जो टोटल हैं, वो आपका एक तो डिमांड है और एक सप्लाई है। ये भी कैसे एग्रीगेट है बेटा, एग्रीगेट मतलब टोटल, एग्रीगेट मतलब पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इन्हीं के रिलेशनशिप के साथ ये डील करता है। तो अगर हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड और पूरी इकोनॉमी की सप्लाई से डील करने लग गए तो हमें ये बहुत इजीली पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इन्फ्लेशन लेवल कैसा है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब जो गैप्स आते हैं ये क्यों है, किस वजह से हैं। तो ये सब की स्टडीज़ के लिए मैक्रो के अंदर इसी वजह से इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका टॉपिक वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो हमने यहाँ देखना है कि हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं और उन्हीं सेक्टर्स की बदौलत हमारी इकोनॉमी रन करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमारी जो अर्थव्यवस्था है पूरी, वो किस किस सेक्टर्स के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। तो पहला जो सेक्टर है हमारा, फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड, सेकेंड वन इज firm, third one is government, fourth one is rest of the world, fifth one is financial intermediaries। वैसे मैं इनको बोलूँ तो ये बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन, एक पोल ब्रिज की तरह काम करते हैं। लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो ये चार सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में रन करते हैं। अब हाउस होल्ड, तो हाउस होल्ड कौन है? हम और आप जैसे व्यक्ति, वो कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, वो कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, GNSE रहने देते हैं, वो कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड एक ही फंक्शन ये नहीं कर रहा कि वो डिमांड क्रिएट करेगा और चीज़ों को कंज्यूम करेगा, नहीं, इसका एक और फंक्शन है। तो ये इसका एक और कौन सा फंक्शन है? वो रेंडर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, factors of production, FOP. What were the factors of production? We have discussed in earlier classes also. Last year हमने तो डिस्कस नहीं किया, सॉरी, बट हाँ आपने क्लास 11th में ज़रूर पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, उससे पहले भी पढ़ा होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या थे बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ज़मीन चाहिए, मज़दूर चाहिए,
कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, एक मालिक चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कौन अवेल करवा रहा है? हाउस होल्ड करवा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा जो इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारी इकोनॉमी में, वो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में वो आ जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सेक्टर है आपका फर्म है। भाई डिमांड इन्होंने क्रिएट कर दी, अगर इन्होंने डिमांड क्रिएट करी है तो सामने कोई प्रोड्यूस करने वाला भी तो होना चाहिए, क्योंकि फिर इनकी डिमांड्स को कैटर कौन करेगा? तो फर्म्स आर हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, तो फर्म्स हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनकी डिमांड को कैटर करने के लिए कौन प्रोडक्शन कर रहा है? यहाँ पर। अच्छा, ये जो फैक्टर सर्विसेज रेंडर करेंगे, अब उनके बदले में इनकी प्रतिक्रिया होगी, जो कि हम फ्लोज में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, फर्म है सेकेंड सेक्टर वो क्या करता है। थर्ड जो यहाँ पर है गवर्नमेंट, ये आप जानते ही हैं टैक्सेस इम्पोज करती है और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे कि भाई टैक्सेस लगने की वजह से आपकी परचेजिंग पावर पर इफेक्ट जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000, अगर मेरी 50,000 की सैलरी है, उसमें मुझे 10,000 अगर टैक्स ही पे करना पड़ रहा है, तो मेरी परचेजिंग पावर जो है वो कितनी हो गई? 40,000। लेकिन अगर टैक्सेस को रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट, कहे कि 10,000 की जगह अब आपको 5,000 ही टैक्स भरना है, तो इट मीन्स मेरी जो परचेजिंग पावर है वो 40 से अब हो जाएगी 45,000। तो मैं ज़्यादा चीज़ों की डिमांड कर सकूँगी, ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करूँगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये एक सर्कल है और ये एक फ्लो है इनकम का, जो पूरी इकॉनमी में सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट सेक्टर है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम बाहर की दुनिया से क्या डील करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। तो हम जानते हैं हम या तो इंपोर्ट कर रहे हैं या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ वी आर इंपोर्टिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिमांड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो मीन्स बाहर के दुनिया में हमारे जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो एक बैकबोन कह लीजिए। जैसे बैंक एग्जांपल में लिख सकते हैं। बैंक के बिना तो मैं नहीं जानती कि आज के सिनेरियो को जज करना कितना अच्छा होगा। बैंक एक ऐसी इंटरमीडिएट फंक्शन या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसों का जो सर्कुलर जितना भी फ्लो है, अगर पैसे नहीं हैं, लाइफ ब्लड है बिजनेस का तो पैसा, अगर यही फ्लो नहीं प्रोवाइड करेंगे ढंग से तो क्या ये सेक्टर्स अच्छे से रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। हम सर्कुलर फ्लो की तरफ बढ़ेंगे और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये देखना है कि दो तरह के फ्लोज होते हैं बेटा, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब इन फ्लोज के अलावा हमने अभी जो रिसेंट डिस्कस किया, क्या किया कि हमारे पास 5 तरह के सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, जिसमें हमने हाउस होल्ड और फर्म देखा। हाउस होल्ड, एक हमने हाउस होल्ड को देखा और एक हमने फर्म्स को देखा जो प्रोडक्शन करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि और भी सेक्टर्स थे, उन्हें क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो अभी आपको पूरा स्टडी करना है वो सिर्फ इन्हीं 2 सेक्टर्स के टॉपिक को डिस्कस करना है कि भाई हाउस होल्ड है एक सेक्टर और एक फर्म है। सिर्फ आप इन्हीं दोनों सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देंगे आप इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हमने देखना है क्या, बस यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते जाइए। ये ड्राइंग नहीं है बेटा बस एक रिलेशन है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं फर्म को? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है। अभी हम फैक्टर वगैरह डिस्कस करेंगे। फैक्टर पेमेंट देता है।
अब ये फैक्टर सर्विसेज हैं क्या जो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड चाहिए प्रोडक्शन के लिए, लेबर चाहिए मजदूर प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर चाहिए एक ऐसा पर्सन जो इनोवेटिव आइडिया, स्किल्स और नॉलेज के साथ बिजनेस को रन कर सके। तो ये सब कुछ जो फर्म को चाहिए वो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोवाइड होगा। तो क्या ये मुफ्त में मिल रहा है फर्म को? नहीं, फर्म को इसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। बिकॉज in this dimension what we are discussing कि household sector it is not merely dealing with the consumption of goods and services but it is also dealing with rendering of factor services to firms. okay? अब यहाँ पर हमने देखना है कि हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को दी प्रोडक्शन के लिए, फर्म ने इसके बदले में फैक्टर पेमेंट दी हाउस होल्ड को। देखेंगे क्या क्या फैक्टर पेमेंट दी। लैंड, ज़मीन, ज़मीन को मिलता है रेंट, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ही डिनोट कर दूँ तो ज़्यादा सही है। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को फर्म देगी वेजेस, कैपिटल के बदले मिलेगा इंटरेस्ट, और क्या था? एंटरप्रेन्योर, इसे मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये हो गई बेटा आपकी फैक्टर सर्विसेज और इसके बदले में ये हो गई फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो अब फैक्टर सर्विसेज इसने दी और इसके बदले में फर्म ने इन्हें फैक्टर पेमेंट दी। सो द factor services rendered by the household to the firm are considered as an real flow. इस flow को क्या कहा जाता है? real flow. Whereas the firm, in exchange of these factor services, firm are giving factor payment, and that factor payments, namely rent, wages, interest, profit, इन सबको फैक्टर पेमेंट्स को कहा जाता है मनी फ्लो। ओके, तो हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को और फर्म ने इसके बदले में फैक्टर पेमेंट दे दी हाउस होल्ड को। तो ये हो गया हमारा रियल फ्लो एंड ये हो गया हमारा मनी फ्लो कंप्लीट। ओके ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया था रियल फ्लो एंड मनी फ्लो बेटा। अब इसी तरह से क्योंकि दे आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज, अब ये हाउस होल्ड इनसे कुछ लेंगे भी। एक फ्लो है बेटा, अगर कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले रहे हैं, इज़न्ट इट? तो एक बार ये कुछ देगा फिर एक बार इससे कुछ लेगा भी। तो इसे हाउस होल्ड को क्या होता है? हाउस होल्ड को सामान चाहिए कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन के लिए चाहिए, कंजम्पशन के लिए सामान चाहिए, गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, बना करके तैयार कर दिया। अब कौन खरीदेगा इनसे? हाउस होल्ड ही तो खरीदेंगे और इसके रिटर्न में हाउस होल्ड इनको पैसे दे देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा फ्लो जो है वो हमने जल्दी से ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो द होल टेरिटरी of India is considered as a domestic territory of India when we are taking the consideration of a country, namely India. If I consider the territory of a country, तो country की जो political boundary है उसको तो आप domestic territory जानते हैं, geography नहीं पढ़ना है। हाँ, ये है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी को अच्छे से जानते हैं कि हाँ भाई कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन बट व्हेन वी आर डीलिंग विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। क्या होती है? थोड़ा सा स्केल इसका बड़ा हो जाता है। जैसे टेक अप एन एग्जाम्पल, मैप मेरा बहुत बेकार है वैसे, है ना। वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट है। ओके, हमारे वेस्टर्न घाट इंडिया का सदर्न साइड में, ईस्टर्न घाट, ये तो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है।
यहाँ तक की तो ये पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, लेकिन इस टेरिटरी के बाद भी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स हमारी टेरिटरी कंसिडर करी जाती है। व्हाट डज इट मीन कि हमारी टेरिटरी कंसिडर करी जाती है? इस जोन को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्यों कहा जाता है? बिकॉज व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग एनी ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज और व्हेन वी आर डूइंग एनी सर्वेलेंस सर्विसेज और एनी आर्मी रिलेटेड सर्विसेज, कुछ भी हमने कोई प्रोटेक्शन के रिलेटेड कुछ तेल वेल मिल गया वो निकालना है, कुछ भी करना है, हमें इस 200 नॉटिकल माइल में ना किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये EEZ आ जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम UNCLOS। UNCLOS क्या है? UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, कि ये पूरा लॉ बनाती हैं सीज़ के अंदर कि कौन सी सी का कितना रीजन, कहाँ पर कौन सा ओशन का क्या रीजन है वगैरह वगैरह। इतना डीपली कहीं नहीं पूछा जाता। हाँ, बस ये ध्यान में रखिए कि कुछ टेरिटोरियल बाउंड्री जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास हमारा एक्सक्लूसिव राइट हमारा रहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहता है। उसके बाद में अगर हमें एक्सप्लोर करना हो कुछ तो हमें यूनाइटेड नेशन की हमें इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। इतना तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई इसके अंदर जितनी भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं तो वो तो हम मान लेंगे कि हमारी डोमेस्टिक इनकम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें है इम्प्रूवमेंट है, अभी हम उस पर आएंगे। तो इसको तो हम मान लेंगे कि हमने अपने विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री जो कमाया वो डोमेस्टिक इनकम है। डोमेस्टिक मीन्स हमारी घरेलू उत्पादन है वो। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये आ जाता है कि यहाँ पर हम पॉलिटिकल फ्रंटियर ना देख करके इकोनॉमिक क्राइटेरिया ज़्यादातर देखने लग जाते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारी ऑयल रिग्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, फिर हमारी इंडियन एयरवेज हैं, इंडियन शिप्स हैं। किसके लिए काम कर रही हैं? हमारी कंट्री के लिए। अगर ये हमारी कंट्री के लिए काम कर रही हैं दैट मीन्स ये जहाँ पर भी हैं उस एरिया उस टेरिटरी को कंसिडर करा जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी। कैसे? अगर इंडियन एयरप्लेन इंडियन एयर इंडिया से जापान तक जा रही है तो इस दौरान की ये जो पूरी टेरिटरी होगी वो कौन सी टेरिटरी मानी जाएगी? इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी। मतलब जहाँ पर इनका यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे भी जो भी जितनी भी ये बॉडीज़ हैं जो इंटरनेशनली मूव कर रही हैं और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या जो इनका जो एंड ऑफ इकोनॉमिक टर्म है वो कहाँ पर आ रहा है? हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो हमारी कंट्री का नाम है। ठीक है, इंडिया की ऑयल रिग्स हैं, यहाँ से हम ही तेल एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो किसी भी टेरिटरी के अंदर आती हो, किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। टेक अप एन एग्जांपल एम्बेसी। एम्बेसी का नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली में तो पता नहीं कितनी कितनी कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं, है ना। तो हमारी एम्बेसी अगर USA में है ना तो वो जो जगह है एम्बेसी है जो वो हमारी ही एम्बेसी बोली जाती है, इंडियन एम्बेसी। USA की एम्बेसी नहीं बोली जाती। इसी तरह से USA की कोई एम्बेसी हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश हो जाए तो उसे USA की टेरिटरी बोली जाएगी, हमारी टेरिटरी नहीं बोली जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि एम्बेसी तो वैसे आपको पता ही है कि ऐसी जगह जहाँ पर आप फॉरेन रिलेशन से डील करते हैं, एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ सॉर्ट आउट करते हैं। तो अगर मान लीजिए छोटा मोटा एग्जांपल एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, जहाँ जहाँ इंडिया का फ्लैग है रन हो रहा है और वो पैसे वो चीज़ ऐसी है, मान लीजिए कोई कंपनी भी हो, कोई भी जगह जा रही हो और ला करके पैसे यहीं दे रही है, वो इंडिया के नाम पे रन हो रही है, वो सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी का हमारा यहाँ पर ये ख़त्म होता है। थोड़ा जल्दी ही लूँगी सेशन बेटा, इन सब को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं बाद में ही दूँगी क्योंकि
अभी ये जो वीडियो है वो रिवीजन पर्पस के लिए ही है, एग्ज़ाम है बच्चों के, और वो भी ऑनलाइन। बताओ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम कंसीडर करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट को और सिटीजनशिप को। देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस है बेटा, सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट्स के बीच में। ध्यान देना, सिटीजनशिप इज़ बाय बर्थ, आप कहीं पैदा हो गए, आपको वहाँ की बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे एक और तरीका होता है कि मुझे किसी देश का नागरिक होना है, मुझे किसी देश की सिटीजनशिप लेनी है, तो मैं उधर बाय लॉ भी ले सकती हूँ कि भाई मैं कानूनी कार्रवाई करवा के वहाँ से ले सकती हूँ, इफ़ आई एम एलिजिबल और इफ़ आई एम अप्लाइंग टूवर्ड्स द citizenship of a particular country, and if that particular section, हाँ भाई वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ इस पर्सन को हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, इसे सिटीजनशिप दे सकते हैं, तो वो हमको सिटीजन बना देगा। क्लियर है? तो हम सिटीजनशिप या तो हम बर्थ से हमें मिल जाएगी उस कंट्री की, हम वहाँ अगर पैदा हुए तो हम वहाँ के सिटीज़न हो गए, या तो अगर हम कहीं और के सिटीज़न हैं, किसी और देश में गए, से टेक अप एग्जांपल, मैं यहाँ हूँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 3 साल से काम कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के 3 साल से काम कर रही हूँ, अब इंडिया में आने का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, वहीं की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दूँगी। तो वो भी समझेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसका रिलाई करता है, यहाँ पर बहुत समय से रह भी रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसे हम सिटीजनशिप दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट डिफरेंट करता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ हैविंग हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर एक कोई पर्सन है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करता है, कमाता है, कंज्यूम करता है, खर्च करता है, एक्सपेंडिचर सब कुछ उसका उस कंट्री में ही रिलेट कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा बेटा, ये ध्यान में रखना। सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट्स को कभी भी वो नहीं करना, मिक्सअप नहीं करना होता। अ पर्सन कैन बी सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, बट रेजिडेंट जहाँ पर वो रह रहा है वहीं का वो रेजिडेंट होगा, इफ़ दैट पर्सन इज़ हैविंग देयर हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। अगर मैं सपोज आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई एम रिसाइडिंग इन USA, तो मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ रिलाई कर रहा है, USA में, इस वजह से मैं नॉर्मल रेजिडेंट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ रिलाई कर रहा है, USA में। अब इसमें भी कुछ एजम्पशंस होते हैं बेटा जो हमने ध्यान में रखने हैं। नॉर्मल रेजिडेंट किनको हम मानते हैं, किनको हम नहीं मानते। तो देखिए, फॉरेन डिप्लोमेट्स, इंजीनियर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स एक्सेट्रा। भाई मैंने बताया नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री आप किसको बोलेंगे, जो व्यक्ति वहीं पे कमाए और वहीं पे खर्च करे। अब देखिए, आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए, जब मेट्रो ट्रेन बनी थी हमारे यहाँ पर, तो जापान से वहाँ के जितने इंजीनियर्स थे वो आए होंगे यहाँ पे, और वो काफ़ी समय तक रुके भी होंगे, और तो उनको यहीं पे अर्निंग भी हुई होगी, यहाँ पे कंज्यूम भी किया होगा। तो क्या वो पर्टिकुलरली यहीं के सिटीज़न रेजिडेंट हो गए? नहीं, क्योंकि वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही आए हैं, उससे ज़्यादा के टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं। वो टाइम ड्यूरेशन क्या, विदिन 1 ईयर, ठीक है। और अगर विदिन 1 ईयर भी नहीं है, 1 साल से ज़्यादा भी हैं, तो अगर वो अपने कंट्री में जाते हैं तो देन आप उनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलोगे। लेकिन हाँ, अगर उससे आगे भी साल में वो यहीं रह जाते हैं तो यू कैन से दैट अब ये हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, 1 साल से ज़्यादा का इंटरवल बीत जाने के बाद। अब अगर मैं नॉर्मल रेजिडेंट की बात करूँ तो ये फॉरेन डिप्लोमेट्स क्या हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाते हैं, विज़िट करते हैं। ऐसे ही बाहर के प्रेसिडेंट्स हमारे कंट्री में आते हैं, क्या वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए? नहीं, यहीं पर आकर के कंज्यूम करेंगे, यहाँ पर खर्च भी करेंगे, यहाँ अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाने वाले भी हैं, यहाँ रुकने वाले भी हैं, 6-7 महीने भी रुक सकते हैं। तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे यहाँ पे? नहीं, क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नो एट दैट टाइम ऑल्सो, बट वी कांट से दैट दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। क्यों? रीज़न क्या है?
रीज़न यही है कि ये कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आए हैं और टाइम ड्यूरेशन इनका विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंजीनियर्स, अभी हमने डिस्कस करा। टूरिस्ट घूमने जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, इनको भी आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोल सकते। स्टूडेंट्स, पेशेंट, स्टूडेंट वीज़ा लेकर के जाते हैं, उनको भी आप नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोल सकते। वेदर इफ़ दे आर doing the economic activity at that particular place also, then also you can't be saying कि स्टूडेंट्स वहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट हैं। नहीं, स्टूडेंट्स वहाँ पर रिलाई नहीं करेंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। पेशेंट अपना इलाज करवाने के लिए गया है, कोई 1 साल 2 साल इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इनको भी आप नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपने अक्षय कुमार का नाम सुना होगा। अक्षय कुमार, ये जो हैं हमारे, इनकी सिटीजनशिप जो है ना, इनका जो सिटीजनशिप है, कानूनी नागरिकता है, वो कनाडा की है, बट ही इज़ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वाई ही इज़ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया? बिकॉज ही इज़ हैविंग हिज ड्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइंग इन इंडिया ओनली। यहीं पर कमाई करते हैं, यहीं पर वो खर्च करते हैं। दैट डजेंट मैटर वेदर यू आर बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कंट्री, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, that doesn't matter। तो citizenship and residentship is different aspect। next is factor income and transfer income। अभी हमने फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर सर्विसेज के बारे में बात करी थी, तो हमने यहाँ पर भी छोटा सा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं और इसको सम अप कर देंगे। एक होता है आपका फैक्टर इनकम। फैक्टर से क्या समझ में आया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके बदले में मिलने वाली इनकम हो गई फैक्टर इनकम। सो दीज फैक्टर इनकम्स आर बायलेटरल। सबसे पहला, ये कैसी होती हैं? बायलेटरल होती हैं, द्विपक्षीय होती हैं। एक तरफ से आपकी सर्विसेज जाएंगी, व्हेन यू आर रेंडरिंग द गुड्स और सर्विसेज, व्हेन यू आर रेंडरिंग योर सर्विसेज एंड इन रिटर्न ऑफ दैट सर्विसेज यू आर अटेनिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब उस सर्विस के बदले में आपको इनकम मिल रही है, तो आप वहाँ पर उस केस में ये कहेंगे कि हाँ, मुझे फैक्टर इनकम मिल रही है। ओके, और हमेशा नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को ही कंसिडर करा जाता है। रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट जब भी आप करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि जो एक तरफ से आपने कुछ सर्विस दी, उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल रहा है, चाहे वो यहाँ से मिले, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मिले या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ही मिले। आपकी सर्विसेज बाहर भी जा सकती हैं। हमें पता है कि कई सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो विदेशों में जाके काम करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके रिटर्न में उनको रेमिटेंसेस मिलते हैं। सो एट दैट टाइम वी हैव टू कंसीडर कि हम वो जो रेमिटेंसेस जो बाहर से आ रहा है पैसा, इसको हम फैक्टर इनकम कंसीडर करते हैं। इसी वजह से हम इसे नेशनल इनकम में लेते हैं, क्योंकि ये द्विपक्षीय होते हैं, इनके बदले में आपने कुछ दिया होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र इनकम। देखो बेटा, इसमें ना हमेशा ध्यान में रखना, ये यूनिलेटरल है। पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये यूनिलेटरल है, एक पक्ष का है। एग्जाम्पल ले लो, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटी एक्सेट्रा, द्विपक्षीय। किसी दूसरी देश ने हमारी देश में भूकंप के लिए पैसे दे दिए, सुनामी के लिए पैसे दे दिए, ऐसे गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया, हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, उनको घड़ियाँ मिलती रहती हैं, ये सब यूनिलेटरल है। इसके बदले में कोई सर्विसेज अपनी दे रहा नहीं है। तो इसी वजह से फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न हियर कि वी आर नॉट कैलकुलेटिंग ट्रांसफ़र इनकम, नेशनल इनकम विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफ़र इनकम। नेशनल इनकम में ओनली एंड ओनली फैक्टर इनकम को कंसिडर करा जाता है, ट्रांसफ़र इनकम को नहीं, बिकॉज दे आर यूनिलेटरल एंड दे आर बायलेटरल। ओके, सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक, और भी मैं बहुत जल्द इसके आगे के भी टॉपिक्स को लेकर के आऊँगी। सो ओके, गुड डे एंड हैव गुड लक।